everyone, welcome back. This is the second part of the second video of French Revolution. Let's continue with the topic outbreak of the revolution. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा that किस तरीके से जो थर्ड ईस्ट स्टेट ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ईस्ट स्टेट जर्नल, द मीटिंग conducted by the king to impose the new taxes, और किस तरीके से जो थर्ड ईस्ट स्टेट के एजुकेटेड पीपल हैं उन लोगों ने मिलके नेशनल असेंबली बनाई एट द टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलिस. हम अब आगे की स्टोरी देखते हैं कि आगे क्या हुआ. हाउ द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी कैसे, इसके लिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे. While the National Assembly was busy at Versailles, France was in turmoil. Turmoil means in a problem, in a situation of a crisis. अब ये crisis कैसे आई? We know that subsistence crisis. I hope you all remember what was subsistence crisis, जहाँ पे हमारी ज़रूरतों का सामान सप्लाई होना बंद हो जाता है. और ये सब कुछ हो क्यों रहा था? बिकॉज ऑफ द हार्श विंटर, पुअर हार्वेस्ट वॉज देयर, एंड बिकॉज ऑफ द पुअर हार्वेस्ट एंड द कंडीशन विच वॉज गोइंग ऑन इन द टेंशन माहौल, जो टेंशन का माहौल चल रहा था कंट्री के अंदर, इन सब चीज़ों की वजह से क्राइसिस आ गई. और ये क्राइसिस की वजह से किंग को एक डर पड़ गया कि जो ये लोग हैं ये उसको मार देंगे, कि भाई ये तो कोई प्रजा भी नहीं संभाल पा रहा, ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को भी डुबाता जा रहा है, सोशल स्ट्रक्चर भी इसने खराब कर दिया है. सो ही नोज दैट पीपल वर वेरी मच इन एंगर एंड ही माइट बी किल्ड बाय, मर्डर्ड बाय these processions and the people, the group of people. So that is why, out of his fear, he ordered the troops to take care of the situation. But हुआ क्या कि लोगों, जब ये ट्रूप को लोगों ने देखा तो लोगों को क्या इंटरप्रिटेशन हुआ कि किंग ने लोगों को डराने धमकाने के लिए इस ट्रूप को भेजा है. यू कैन सी कि यहाँ पे कितना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया. किंग ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए ट्रूप्स को लगाया, जबकि लोगों ने सोचा कि ट्रूप्स इसलिए लगाई गई है कि वो उनको डरा सके. सो इस एजिटेशन में जो क्राउड है उन्होंने जो फोर्ट है, बेस्टाइल फोर्ट है, जो किंग का बेस्टाइल फोर्ट था बेस्टाइल में, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. उधर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की गई, सारा सब कुछ तोड़ दिया गया. वहाँ पे बहुत एजिटेशन से, बहुत गुस्से के साथ प्रोसेशंस को आगे बढ़ाया गया. होल कंट्री वॉज इन मूड ऑफ रिवोल्ट. नाउ लोगों ने इस इंटरप्रिटेशन और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बढ़ा लिया था, और ये इस तरीके से स्प्रेड हुआ कि पूरी कंट्री में एक रिवोल्ट का माहौल बनता चला गया. सो इस चीज़ को दबाने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को दबाने के लिए, माहौल को कूल डाउन करने के लिए किंग ने क्या किया? ही रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? विच वॉज फ्रेम्ड बाय द नेशनल असेंबली एट द टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलिस. और जैसे ही नेशनल असेंबली को ये पावर मिली, तो इस पावर को मिलते ही सबसे पहले उन्होंने क्या किया? क्लर्जी से उनकी सारी पावर्स छीन ली गई, फर्स्ट ईस्ट स्टेट से. एंड सेकेंडली तिथ वॉज अबॉलिश्ड. तिथ क्या था? तिथ वॉज द 1/10 ऑफ द टैक्सेस, 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन विच वॉज बीइंग गिवन एज द टैक्स टू द चर्चेस. तो उसको सबसे पहले अबॉलिश किया गया. इज इट क्लियर विद एवरीवन कि किस तरीके से जो नेशनल असेंबली है उन्होंने कंट्री, जो किंग की पावर है उसको ब्रेक डाउन करना चालू किया है. नाउ वी विल सी नेशनल असेंबली कैसे रिफॉर्म हुई. द नेशनल असेंबली वॉज रिफॉर्म एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, ट्रांसफॉर्म द फ्रांस इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट. अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब समझ में आया? मीन्स किंग तो है बट कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर मोनार्की के हाथ में नहीं है. इट इज़ 50% ऑफ मोनार्की एंड 50% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो हो रहा है
और किंगशिप भी है. सो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. Gave the new legislative assembly the power to make laws, collect taxes, etc. King Louis XVI and family tried to escape but were recognized and forced to return to Paris under house arrest. So इस तरीके से किंग को रिकैप्चर किया गया ताकि वो भाग ना सके वहां से. Now, this is the structure which you need to understand very clearly. So this was the social strata which was set up. Total structure था जो कि नेशनल असेंबली ने बनाया था. इस तरीके से पावर्स को सेपरेट कर दिया गया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर पावर्स में. अब यहाँ पे पहले इसको समझने, ये स्ट्रक्चर समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एक्टिव सिटीजन्स एंड व्हाट आर पैसिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स कौन थे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव सिटीजन जो हैं वो कम है, वो सिर्फ 4 मिलियन लोग हैं आउट ऑफ 28 मिलियंस. अब ये किस तरीके से जज किया गया कि कौन एक्टिव में आएगा, कौन पैसिव में आएगा. एक्टिव सिटीजन्स बेसिकली जो 25 ईयर्स अबव हैं, ठीक है. और 25 ईयर अबव में भी एक और पैरामीटर है जो क्लासिफाई करता है एक्टिव सिटीजन को. जो लोग सबसे कम लेबरर की जो वेज होगी, मीन जो सबसे कम वेज पे जो लेबरर कम काम करता है, उसकी 3 दिन की सैलरी मिला के जो अमाउंट बनता है, अगर कोई पर्सन उतना अमाउंट एज अ टैक्स पे कर रहा है, सो उसको हम एक एक्टिव सिटीजन में काउंट करते हैं. सो दैट इज हाउ दीज 4 मिलियन पीपल आर ग्रुप्ड टुगेदर. सो जो रेस्ट ऑफ द पीपल है, यानी कि बच्चे, चिल्ड्रन, women's are there, poor people are there, the people who are not above 25, below 25 जो हैं, या जो लोग even above 25 में भी even जो उतनी वो एलिजिबिलिटी नहीं रखते टू पे द टैक्सेस, वो सब किस में आ जाएंगे, पैसिव सिटीजन में आ जाएंगे. मीन्स दे हैव नो राइट टू वोट, और सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को राइट था टू गिव द वोट. अब इनमें भी एक्टिव सिटीजन्स में भी जो अपर ब्रैकेट में आते हैं, हाईएस्ट टैक्स पेयर ब्रैकेट में आते हैं, वो लोग क्या फॉर्म आउट करते हैं, दे बिकम द इलेक्टर्स. ओनली 50,000, यू कैन सी 4 मिलियन लोगों में से 50,000 मेन्स वर अलाउड टू बी इलेक्टर्स, जो कि हायर ब्रैकेट में आ रहे हैं. अब इस हायर ब्रैकेट में भी आप देखेंगे कि इन आउट ऑफ 50,000 मेन जो इलेक्टर्स में हैं, उनमें से भी ओनली 745 मेंबर्स वर अलाउड टू बी द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली. अब जो इलेक्टर्स में से भी हायर स्ट्रेटा है, हायर ब्लॉक है फॉर द टैक्स पेयर्स, उनको हम काउंट करेंगे किसमें, वो एलिजिबल है टू बी द पार्ट ऑफ नेशनल असेंबली. ये तो स्ट्रक्चर हुआ हमारा किसका, लेजिस्लेचर का. अब लेजिस्लेचर में से, नेशनल असेंबली में से ही जो ये 745 मेंबर्स है, इनमें से ही कुछ लोग जो हैं वो मिनिस्टर्स बन जाते हैं, और यही जो है नेशनल असेंबली वो किंग की पावर को भी कंट्रोल करेगा. सो दैट इज हाउ द एग्जीक्यूटिव पावर्स मीन्स किंग की जो पावर्स है उसको बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया गया है. प्लस जुडिशरी को तो हमने बिल्कुल ही सेपरेट कर लिया है, जो कि वर्क करेगा या जो उसके मेंबर्स बनेंगे, दैट विल बी फ्रॉम द वोट ऑफ active members. That is how the structure has been created in the country. I hope this structure is clear. After this, you will see that the Declaration of Rights of Men and Citizens were there in the Constitution set up by the National Assembly. अब इसमें बेसिकली जो राइट्स हैं वो किसके लिए हैं, those rights are basically, you can see, जब आप पढ़ोगे बुक में भी राइट्स जो गिवन है बुक में, तो उसमें भी आप देखोगे कि मेनली इधर राइट्स जो है सारे के सारे मेन के लिए प्रोवाइड किया गया है. मीन्स स्टिल विमेन आर द मोस्ट इग्नोर्ड पर्सनैलिटी और मोस्ट इग्नोर्ड ग्रुप ऑफ सेक्शन इन द सोसाइटी एट दैट टाइम. So rights were only provided basically for the higher strata men in the society. So that's all what we have studied now. Rest we will see in the next video. Keep reading your book.